साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस 2024 की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है, उसके लिए हम लोग विभिन्न प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग जो है घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो 5 सेटों की प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड की गई है, उसी में से सेट नंबर 2 को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये आपका कह सकते हैं कंप्लीट सेक्शनल पेपर नहीं बल्कि कंप्लीट पेपर है, ठीक है। मतलब इसमें सारे सेक्शन को समावेशित किया गया है। तो इस पेपर को यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या के साथ यहाँ पर देखेंगे पूरे 150 प्रश्नों को। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी के तहत वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। तो 4 विकल्प है। असमानताओं में कमी, ये है आपका असमानताओं में कमी जो है ये आपका एसडीजी 10 के तहत आता है। सतत शहर एवं समुदाय ये एसडीजी 11 के तहत है। शून्य भूख जो है जीरो हंगर ये एसडीजी 2 में है, परंतु आतंकवाद पर रोक इसमें शामिल नहीं है। अगला है संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030 संबंधित है किससे। तो ये सतत विकास से संबंधित है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित है। 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है वो अस्टिन बटलर को नहीं बल्कि ओपेनहाइमर मूवी के लिए किलियन मर्फी को दिया गया था, तो ये पहला वाला सही नहीं है। वहीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है वो लिली ग्लैड स्टोन को दिया गया है। किस मूवी के लिए? किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया है मूवी ओपेनहाइमर के लिए। अगला प्रश्न है मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को क्या कहा जाता है। तो इसे गोशामर रेशम कहते हैं, गोशामर रेशम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यू उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है। देखिए कैल्सीफेरॉल है आपका, एक सेकंड, हाँ, कैल्सीफेरॉल की कमी से ये जो अस्थिरूपता से संबंधित है। नियासिन पेलाग्रा या चर्मग्राह से संबंधित है। आपका कोबालामिन ये संघातिक रक्तलापता से संबंधित है, परंतु राइबोफ्लेविन ये बेरी संबंधित नहीं है। राइबोफ्लेविन मतलब विटामिन B2 है। विटामिन B2 की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है, जबकि बेरी जो रोग होता है विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम थाइमिन होता है। बेरी रोग जो है वो थाइमिन की वजह से होता है, विटामिन B1 की वजह से, जबकि राइबोफ्लेविन क्या है? विटामिन B2 है। तो यहाँ पे डी वाला सुमेलित नहीं है। अगला है कि वर्ष 2024 में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवसों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया, 10 जनवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ये 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जो है ये 2 फरवरी को नहीं बल्कि 26 जनवरी को मनाया गया। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प गलत है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी को। और इसकी थीम क्या थी? कस्टम्स इंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पैटर्न्स विद पर्पज। वहीं राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये 24 जनवरी को मनाया गया, 24 जनवरी को। अगला प्रश्न है आपका कि जैव विविधता का वर्गीकरण किया था किसने। तो ये वर्गीकरण जो है किसके द्वारा किया गया था? व्हिटकेयर के द्वारा। ने वर्ष 1960 में किया था। इन्होंने जैव विविधता को 3 श्रेणियों अल्फा बीटा गामा में विभाजित किया था। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। तो ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे रामसर स्थल और राज्य इन्हें सुमेलित करना है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? हरियाणा में 2 से मिलाइए। हैदरपुर आर्द्रभूमि ये आपका उत्तर प्रदेश में है, 1 से मिलाइए। खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका गुजरात में है, 3 से मिला दीजिए। तोशोकार आर्द्रभूमि ये लद्दाख में है, 4 से मिला दीजिए। तो आपका 2 1 3 4 मतलब बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2023 में पाँचवां विश्व कॉफी सम्मेलन एवं एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया। तो ये कर्नाटक के बेंगलोर में आयोजित किया गया। इसका शुभंकर क्या था? कॉफी स्वामी। इसके एम्बेसडर कौन थे? ब्रांड एम्बेसडर रोहन बोपन्ना। और इसका आयोजन किसने किया था? अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संघ, कॉफी बोर्ड, भारत सरकार और कर्नाटक सरकार द्वारा संयुक्त रूप से। और ध्यान रखिएगा भारत में इसकी मेजबानी मतलब आयोजन जो है पहली बार हो रहा है, मतलब भारत पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा था। इसकी थीम क्या रही है? सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर। फिर से सुन लीजिए, सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर, तो ये इसकी थीम थी। तो देखिए 5वां था, पहला जो हुआ था, पहला विश्व कॉफी सम्मेलन 2001 में हुआ था। कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम में। वहीं दूसरा 2005 में होता है ब्राज़ील में। तीसरा 2010 में ग्वाटेमाला में हुआ था। और चौथा आपका 2016 में आपका हुआ था इथोपिया में, ठीक है। ये आपका काफ़ी समय बाद 5वां हो रहा है। तो कहाँ पे? भारत में महत्वपूर्ण है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखिए नाइट्रोजन तथा नाइट्रिक अम्ल ये ग्रीन हाउस गैस में नहीं आते हैं, ठीक है।
नाइट्रस ऑक्साइड आता है, परंतु नाइट्रोजन तथा नाइट्रिक अम्ल नहीं आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प, मीथेन और ओजोन, सीएफसी तथा मीथेन, ये सभी के सभी आपके ग्रीन हाउस गैस हैं। अगला है निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन नहीं है? तो देखिए इसमें से जो स्त्रीलिंग हार्मोन है, नहीं है, नहीं है। तो जो एस्ट्रोन है, एस्ट्रोन ये आपका स्त्रीलिंग हार्मोन है, जबकि टेस्टोस्टेरोन ये पुलिंग या मेल सेक्स हार्मोन है। वहीं पे पुरुष हार्मोन जो एंड्रोजन होता है, एंड्रोजन को ही जो है एंड्रोस्टेरोन कहते हैं, ठीक है। और थायरॉक्सिन जो है ये हार्मोन थायराइड ग्रंथ से स्रावित होता है और उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि दो सूचियाँ दी गई हैं, रेडियो समस्थानिक और उसका किस निदान सूचक के रूप में उपयोग होता है, इसे सुमेलित करना है। आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल जो है ये ट्यूमर की पहचान के लिए करते हैं, 3 से मिलाइए। कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल जो है कैंसर के इलाज में करते हैं, 4 से मिला दीजिए। आयोडीन 131 का थायराइड ग्रंथ की सक्रियता 1 से मिलाइए। सोडियम 24 ये रक्त व्यतिक्रम से संबंधित है, तो इसे आप 2 से मिलाइए। 3 4 1 2 3 4 1 2 सी ऑप्शन हो जाएगा। वर्ष 2023 में COP28 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका नवंबर दिसंबर 2023 में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में किया गया था। जबकि आपका COP 29 जो कि आपका 2024 में होना है, ये अजरबैजान की राजधानी बाकू में होगा। अगला है भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021, ये 17वीं रिपोर्ट है, के अनुसार न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले राज्यों का क्रम क्या है? न्यूनतम वनावरण सबसे कम कहाँ पे है? हरियाणा में, सबसे कम आपका हरियाणा में है। फिर आपका पंजाब है, फिर राजस्थान तीसरे पे, चौथे पे उत्तर प्रदेश है, पांचवें पे गुजरात है। ध्यान रखिए उत्तर प्रदेश चौथे पे है, तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र ये भोपाल में नहीं है बल्कि कर्नाटक के बेंगलुरु में है। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है, उत्तराखंड। भारतीय वानस्पतिक उद्यान कोलकाता में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान ये नागपुर में है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021-22 से 2023-24 बजट अनुमान के मध्य किस वर्ष में सर्वाधिक जो राजकोषीय घाटा है जीडीपी के प्रतिशत के रूप में दर्ज किया गया? 2021-22 में किया गया था। ये कितना किया गया था? 6.7%। 6.7% राजकोषीय घाटा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका उद्घाटन आपका बेंगलुरु में किया गया। कहाँ पर? बेंगलुरु में किया गया, ठीक है, अगस्त 2023 में किया गया। और इसका उद्घाटन जो है अश्विनी वैष्णव ने किया था। और इसका निर्माण किसने किया है? लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड द्वारा IIT मद्रास के तकनीकी समर्थन से निर्मित किया गया। यही ध्यान रखिएगा, वर्ष 2023 में ही विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का निर्माण तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के बुरुगुपल्ली में किया गया था, जो भगवान शिव एवं गणेश और माता पार्वती को समर्पित है। अगला है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? 1974 में। यही यदि अधिनियम के पहले उपकर लग जाता तो ये 1977 हो जाएगा, ठीक है। अगला है कथन कांड का प्रश्न है कि कथन है कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन क्या है? तालाब है, सही है। कारण क्या है? क्योंकि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ क्या है? मौसमी हैं, मौसमी नदियाँ हैं, इसलिए यहाँ पे तालाब पे ज़्यादा डिपेंडेंसी है। तो कथन कांड दोनों सही और व्याख्या भी रही, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से। और ये चाय और चीन वाले को भी समाप्त कर दिया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायत भाग 9 में है, नगर पालिकाएं भाग 9 का में है, सहकारी समितियां भाग 9 का में है, अधिकरण जो है आपका भाग 10 में नहीं है। अधिकरण किस में है? भाग 14 का में है। भाग 10 में क्या है? भाग 10 में आपका अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। अगला है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस आपका 16 अक्टूबर को 2 से मिलाइए। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को 1 से मिला दीजिए। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब होता है? 2 फरवरी, 4 से मिलाइए। विश्व महासागर दिवस 8 जून को 3 से मिला दीजिए। तो आपका हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, मतलब आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राज्य खाद्य संरक्षा
सूचकांक 2022-23 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया? नहीं, नीति आयोग ने इसे जारी नहीं किया है, बल्कि किसने किया है? इसे भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण मतलब FSSAI जो नाम आपने सुना है, इसके द्वारा इसको जारी किया गया। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा है बड़े राज्यों की श्रेणी में इस सूचकांक में केरल शीर्ष स्थान पर है, तो ये कथन सही है। पहले पे केरल है, दूसरे पे पंजाब है, तीसरे पे तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, बड़े राज्यों में पहले पे केरल है, दूसरे पे पंजाब है, तीसरे पे तमिलनाडु है। तो यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा सही है ये पूछा है। वहीं छोटे राज्यों में गोवा पहले पे है, दूसरे पे मणिपुर है, तीसरे पे सिक्किम है। गोवा, मणिपुर, सिक्किम। वहीं संघ शासित प्रदेशों में नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर है, दूसरे पे दिल्ली है, तीसरे पे चंडीगढ़ है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय कृषि वानिकी संस्थान, केंद्रीय कृषि वानिकी संस्थान, वानिकी अनुसंधान या संस्थान, ये कहाँ पर है? तो ये झांसी में। इसको आप CAFRI के शॉर्ट फॉर्म से देख सकते हैं। देखिए, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना वर्ष 1988 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अंतर्गत कृषि वानिकी हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, मतलब इसका जो पहले नाम था वो NRCAF था, ठीक है, कृषि वानिकी हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान, इस नाम से की गई थी, जिससे 1 दिसंबर 2014 को क्या नाम दिया गया? केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान था, CAFRI नाम दिया गया, ठीक है। यह संस्थान उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है। अगला है उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बादा, ये सजर पत्थर और शिल्प के लिए सही है। फर्रुखाबाद वस्त्र छपाई, मुरादाबाद धातु शिल्प के लिए, परंतु अलीगढ़ चमड़े के उत्पाद के लिए नहीं बल्कि ताले एवं हार्डवेयर के लिए ये निर्देशित है, ठीक है, या इसे चुना गया है। वहीं जो आगरा और कानपुर नगर है वो चमड़े के उत्पाद के लिए, तो यहाँ पे डी वाला विकल्प सही नहीं है। अगला है उत्तर प्रदेश विधानमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन हैं। पहला, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 403, ये सही है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या विधान परिषद में कितनी है? 108 थी, 108। ये पहले थी जब उत्तराखंड नहीं बटा था, ठीक है। अब कितनी है? ये 100 है, ये 100 है। तो यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। सही कौन सा है? तो पहला वाला, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में अनुच्छेद 263 में है, वित्त आयोग 280 में है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 328 में नहीं बल्कि 338 में है, 328 में नहीं बल्कि 338 में है, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो प्रिम्बल है में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं? इसमें विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनजातियों और उनके जिलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पटारी जनजाति आपका सोनभद्र में, पटारी जो है आपका कहाँ पे? सोनभद्र। खरवार समूह, खरवार समूह में आपका खरवार और खैरवार आते हैं, ये आपका देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र यहाँ पर, परंतु ललितपुर में नहीं है, तो यहाँ पे बी वाला सही नहीं है। पनखा, पनखा या पनिका, ये मिर्जापुर और सोनभद्र में है। बैगा जनजाति ये सोनभद्र में है। हाल ही में किस एशियाई देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है किसने? ये फिलीपींस ने घोषणा की है। फिलीपींस ने नवंबर 2023 में, इसके पश्चात दिसंबर 2023 में इटली ने भी जो है इससे अलग होने की घोषणा की है। अगला निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? योजना और संबंधित राज्य। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना राजस्थान की, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश की, भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना ये झारखंड की नहीं बल्कि कहाँ की है? महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के राज्य के 17 जिले जो कि आदिवासी बाहुल्य वाले जिले हैं, तो जिलों की सभी आदिवासी बस्तियों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए इसको प्रारंभ किया गया है, तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना ये उत्तर प्रदेश की है। अगला है नीति आयोग द्वारा जुलाई 2023 में जारी राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक एक प्रगति समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015-16 से लेकर 2019-21 के मध्य बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से मुक्त हुए लोगों की संख्या के संदर्भ में देश के सभी राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश। यहाँ के आपके 3.3 करोड़ लोग जो है बहुआयामी निर्धनता के दायरे से बाहर हैं। दूसरे नंबर पर बिहार है, दूसरे पे बिहार है 2.25 करोड़, और तीसरे पे आपका मध्य प्रदेश है, ये 1.36 करोड़। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। अगला है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस एक में नगर निगम नहीं है? तो देखिए कुल उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है, जिसमें से आपका झांसी में, अयोध्या, फिरोजाबाद में, परंतु जौनपुर में नहीं है। जौनपुर में क्या है? जौनपुर में नगर पालिका परिषद है, नगर निगम नहीं बल्कि नगर पालिका परिषद है। अब ये जो 17 नगर निगम है कौन कौन से? अयोध्या, झांसी, फिरोजाबाद, अलीगढ़, आगरा, कानपुर नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, प्रयागराज, बरेली, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ,
बनारस और शाहजहाँपुर और सहारनपुर है। कुल 17 में है। जिले कितने हैं? कुल 75 जिले हैं यूपी में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? 3 कथन दिए गए हैं। डूरंड रेखा भारत तथा पाकिस्तान को अलग करती नहीं है, भारत तथा अफगानिस्तान को अलग करती है, इसलिए पहला कथन गलत है। रेड क्लिफ रेखा भारत तथा अफगानिस्तान को अलग करती नहीं है, भारत तथा पाकिस्तान को अलग करती है, इसलिए ये भी गलत है। मैकमोहन रेखा जो है भारत तथा चीन को अलग करती है, ये सही है। तो यहाँ पे तीसरा केवल कथन सही, पहला दूसरा गलत है। सी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 के मध्य में। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समझ समता है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेद का प्रतिषेध है। 16 में लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता है। और वहीं आपका 17 में अस्पृश्यता का अंत है, अनटचेबिलिटी का समापन है। 18 में क्या उपाधियों का अंतर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी महानदी वेशन का हिस्सा नहीं है? तो हसदेव नदी, जोक नदी, तेल नदी, पर जलांगी नदी नहीं। जलांगी नदी जो है गंगा नदी वेशन का हिस्सा है। ठीक है, तो शिवनाथ, हसदेव, तिल, जोंक, मांड, ओंग आदि नदियां महानदी वेशन का हिस्सा है, मतलब इसकी सहायक नदियां हैं। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले की सिंघावा नामक पहाड़ी से होता है। ठीक है, और यह महानदी जो है ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से होते हुए जाके अरब सागर में गिरती है। अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। यह सूचकांक जो है जर्मन वाच एवं 2 अन्य संस्थाओं के कंसोर्टियम द्वारा जारी किया जाता है। यह कथन सही है। इस सूचकांक में भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये सही है। ठीक है, 7वां स्थान, जबकि 2023 वाले में भारत को 8वां स्थान प्राप्त था, ये ध्यान रखिएगा। देखिए इस सूची में जो प्रथम 3 देश हैं उन 3 स्थानों पर कोई देश नहीं है। तो इसमें जो टॉप पे है वो है आपका डेनमार्क 4थे स्थान पर है। ठीक है, जो उसके पहला, दूसरा, तीसरा उस स्थान पर कोई नहीं है। और इस सूचकांक में सऊदी अरब को सबसे अंतिम स्थान दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि फसल और उसके शीर्ष उत्पादक राज्य के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही नहीं? देखिए कपास में गुजरात है, मूंगफली में उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि आपका गुजरात ही है। ठीक है, तो कपास में गुजरात है, मूंगफली में गुजरात है, सोयाबीन में महाराष्ट्र है, सूरजमुखी में कर्नाटक है। तो यहाँ पे बी वाला विकल्प सही नहीं है। ये आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 3 राज्य भारत में लौह अयस्क के शीर्ष उत्पादक है? तो उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर कर्नाटक है। ठीक है, उड़ीसा ये 53.82% हिस्सेदारी इसकी, फिर छत्तीसगढ़ 16.27%, फिर कर्नाटक 15.88% है। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, डी ऑप्शन हो जाएगा। 2 सूचियां दी गई हैं जलप्रपात और किस नदी पर? कपिल धारा जलप्रपात आपका नर्मदा पे है, 3 से मिलाइए। अमृत धारा हसदेव नदी पर है, 1 से मिलाइए। गौतम धारा या जोन्हा ये आपका रांडू ये 4 से मिलाइए। रांडू कहाँ पे है? ये झारखंड के रांची में, जबकि अमृत धारा ये जो है आपका छत्तीसगढ़ के भरतपुर में है। चित्रकूट ये आपका इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। तो यहाँ पर इसको 2 से मिलाएंगे तो 3 1 4 2 3 1 4 2 आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित जो युद्धाभ्यास हैं और देशों के युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए मित्र शक्ति अभ्यास जो है 2023 ये भारत और नेपाल के मध्य में नहीं बल्कि भारत और श्रीलंका के मध्य में हुआ था। थल सेना का है, महाराष्ट्र के पुणे में इसका आयोजन किया गया था नवंबर 2023 में। बोंगो सागर 2023 भारत और बांग्लादेश के मध्य में इसका आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तरी बंगाल की खाड़ी में। वहीं हरिमऊ शक्ति 2023 भारत और मलेशिया के मध्य में, थल सेना का है। ये मेघालय के उमरोई छावनी में इसका आयोजन किया गया था। वहीं सिम्बैक्स 2023 भारत और सिंगापुर के मध्य में। ठीक है, सिंगापुर में इसका आयोजन हुआ था। अगला है संघीय बजट 2023-24 में कुल व्यय में हिस्सों के संदर्भ में 2 सूचियां इन्हें सुमेलित करना। देखिए क्योंकि अब हमारे पास जो है 2024-25 का बजट है, ये 2023-24 का बजट है, तो हम क्या करेंगे अपडेटेड देखेंगे। 2024-25 का जो लेटेस्ट बजट है उसके अनुसार हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए ब्याज अदायगी में कितना है? 19% है ब्याज अदायगी। जो कुल व्यय में जो हिस्से का परसेंट है, ब्याज अदायगी में 19% हिस्सा जाता है। ठीक, 19% जो पैसा जाता है। करों और शुल्कों में राज्य का जो हिस्सा है यह है 21%। ये है, एक सेकंड, देखिए ब्याज अदायगी में आपका 19% है, करों और शुल्कों में राज्यों की हिस्सेदारी 21% है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत इसमें रक्षा और आर्थिक सहायता पर पूंजी परिव्यय शामिल नहीं है, ये आपका 16%। वहीं केंद्र प्रायोजित योजना जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें आपका 8% है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ब्याज अदायगी में 19%, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 21% है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 16% है और केंद्र प्रायोजित योजना में 8% है। आगे चलते हैं। अगला है
दो सूचियां दी गई हैं, विषय और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसको बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, यह अनुच्छेद 51 में 51 मतलब 2 से मिला दीजिए। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना अनुच्छेद 51 में 51 4 से मिला दीजिए। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास, यह अनुच्छेद 51 में है, 51 तो 1 से मिला दीजिए। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, यह अनुच्छेद 50 में है, तो 3 से मिला दीजिए। तो 2 4 1 3 मतलब आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। 20वें एशियाई खेल 2026 की बात कर रहा है, आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन जो है जापान के आईची नगोया में किया जाएगा। ठीक है, जापान के आईची नगोया में। देखिए अभी जो है 2023 में कौन सा हुआ था, 19वां एशियाई खेल हुआ था चीन के हांगझाओ में हुआ था। जबकि 2026 में जो आपका होगा, देखिए होना था 2022 में, 2023 में हुआ था। 2026 में जो 20वां एशियाई खेल होगा ये जापान के आईची नगोया में होगा। वहीं 21वां जो होगा एशियाई खेल 2030 में वो कतर के दोहा में होगा। जबकि 22वां जो होगा 2034 में वो सऊदी अरब के रियाद में होगा। आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए, मतलब संविधान पीठ के लिए तो कम से कम 5 होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किनका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में था। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का। देखिए बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में इसकी स्थापना की थी और सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। तिलक के लीग का प्रभाव क्षेत्र जो था वो कर्नाटक, महाराष्ट्र में बंबई को छोड़ करके कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार में था। जबकि देश के बाकी हिस्सों में एनी बेसेंट के लीग के जिम्मे था। अगला, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी संबंधित नहीं थे। देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की थी। तो इसमें पहले तीसरा मोतीलाल नेहरू और CR दास शामिल थे, परंतु राजेंद्र प्रसाद और C राजगोपालाचारी इससे संबंधित नहीं थे। तो यहाँ पे पूछा कौन संबंधित नहीं थे, तो इसलिए 2 और 4 हो जाएगा। 2 4 मतलब डी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए लवणीकरण की जो प्रक्रिया समुद्री जल से संबंधित है। प्रतिलोम पराशरण जो RO का पानी पीते हैं वो पेयजल से संबंधित है। विकृतीकरण प्रोटीन से, परंतु पाश्चीकरण ये चाय का नहीं होता बल्कि दूध का किया जाता है। उसमें जो बैक्टीरिया इत्यादि होते हैं उसको मारने के लिए पाश्चीकरण किया जाता है। अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। वॉशिंग सोडा आपका सोडियम कार्बोनेट है। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है, 4 से मिलाएंगे। कास्टिक सोडा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। देखिए वॉशिंग सोडा जो है कपड़े धोने का जो सोडा होता है वॉशिंग सोडा, ये आपका क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 1 से मिलाइए। नीला थोथा कॉपर सल्फेट है। हाइपो क्या है, हाइपो आपका सोडियम थायोसल्फेट है। सोडियम थायोसल्फेट हाइपो है। तो यहाँ पे डी वाले को आप किससे मिलाएंगे, 3 से मिलाएंगे। ठीक है, 3 से। तो 4 1 2 3 बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। कथन है कि महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, सही है। दूसरा कारण क्या है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित नहीं, ये कथन गलत है। ठीक है, क्योंकि जो गांधी इरविन समझौता होता दिल्ली पैक्ट, उसके तहत ये निर्णय लिया गया था कि कांग्रेस जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेगी। तो यहाँ पे कथन सही है, परंतु कारण गलत दिया गया, सी ऑप्शन होगा। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी थे। देखिए JB कृपलानी ये नवंबर 1946 में कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बनते हैं और नवंबर 1947 तक जो है ये अध्यक्ष रहते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के विजेता लेखक जॉर्जी गोशोपोदिनो किस देश से संबंधित रहे हैं, तो ये आपका बुल्गारिया से संबंधित रहे हैं। ये बुल्गारिया के प्रथम ऐसे लेखक हैं जिन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। इनकी रचना का क्या नाम था, टाइम शेल्टर। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, तो इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो थे वो P बीरा मुथुबेल थे। ठीक है, जबकि मोहन कुमार जो हैं वो मिशन डायरेक्टर थे। अगला है, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है आपका एक्स ला चैपल की सदी से इसका अंत होता है, तो यहाँ पे 4 से मिलाइए। और आपका जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है इसका अंत पेरिस की संधि से होता है, तो यहाँ पे 1 मिलाइए। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है ये अनिर्णायक था दूसरा वाला, तो इसे 3 से मिलाइए। प्रथम मैसूर युद्ध जो है इसमें ब्रिटिश की हार होती है, तो 2 से मिला दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, 4 1 3 2 मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा। मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन हानि की स्थिति में होता है, तो लेनदार और पेंशनभोगी। लेनदार और जो पेंशनभोगी मतलब जिसने ऋण दिया है, ठीक है, वो और जो पेंशनभोगी होते हैं वो हानि
की स्थिति में होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपकी जो रुपए की वैल्यू होती है, मुद्रास्फीति में क्या होती है, मुद्रास्फीति में रुपए की वैल्यू गिर जाती है, ठीक है। तो जो ऋणी होता है, जिसने कर्ज लिया है, वो फायदे में होता है, देनदार, अचल संपत्ति धारक, व्यापारी तथा निवेशक ये फायदे में होते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया, वाराणसी में किया गया, बनारस में किया गया, ठीक है। कब किया गया था, 18 दिसंबर 2023 को किया गया, बनारस के उमराहा में। यहाँ पर 20,000 लोग एक साथ जो है ध्यान कर सकते हैं। इसका नाम क्या है, स्वरवेद महामंदिर, ठीक। अगला प्रश्न है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार प्रतीत होता कैसा है। यदि यहाँ पर देखिए वायु प्रतिरोध नगण्य लेने पर इसके भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, रेडियो ट्रांसमिशन और टेलीविजन ट्रांसमिशन दोनों के लिए, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन लाइन केवल एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल सूचना का वहन करता है। रेडियो तथा टेलीविजन इसमें क्या होता है, एक दिशीय सूचना होती है। तो रेडियो तथा टेलीविजन ट्रांसमिशन में सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का प्रयोग किया जाता है, जबकि सेलुलर फोन जिसमें क्या होता है, दोनों तरफ से आपकी सूचना होती है, ठीक है। तो ये डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का प्रयोग किया जाता है किसमें, सेलुलर फोन में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो देखिए इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ये आपका तमिलनाडु के कलपक्कम में है। दूसरा साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स ये आपका पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। भारी जल बोर्ड ये महाराष्ट्र के मुंबई में है। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड ये मुंबई में है, ये सही है, डी वाला सही है। अगला है, यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं, विद्रोह और वर्ष। अहोम विद्रोह आपका 1828 में होता है, असम से संबंधित है, 2 से मिले। कोल विद्रोह जो 1831-32 में होता है, 4 से मिले। संथाल विद्रोह 1855-56, 1857 की क्रांति के पहले ये विद्रोह होता है, ठीक है, तो 1 से मिलाइए। मोपला विद्रोह 1921 में केरला या मालाबार तट पर होता है, यहाँ पे 3 से मिला दीजिए, तो 2-4-2-4-1-3 आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है। 4 कथन है। पहला, पार्थिव ग्रहों की श्रेणी में बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल शामिल है, सही है। गैसीय जोबियन ग्रहों की श्रेणी में बृहस्पति, अरुण, सन तथा वरुण शामिल हैं, ये भी सही, पहला दूसरा सही। तीसरा, सौर मंडल के सभी ग्रहों में बृहस्पति का घनत्व सर्वाधिक है, नहीं, पृथ्वी का घनत्व जो है सर्वाधिक है, तो इसलिए तीसरा कथन गलत है। चौथा, सौर मंडल के सभी ग्रहों में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक है, नहीं, बृहस्पति का जो है बल सर्वाधिक है, गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक है, तो यहाँ पे पहला और दूसरा ही केवल सही है, बाकी तीसरा चौथा गलत है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। पूछा सही कौन सा है ना, तो यहाँ पे पहला दूसरा सही। अगला है, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए ग्रीष्म आयनात यहाँ पर 21 जून को होता है, शीत आयनात जो है 22 नवंबर को, नहीं, तो ये ग्रीष्म आयनात जो है 21-22 जून को होता है। शीत आयनात जो है ये 21-22 दिसंबर को होता है, ना कि नवंबर, तो यहाँ बी वाला सही नहीं है। बसंत विषु जो है ये आपका बसंत विषु 20 और 21 मार्च, और वहीं आपका शरद विषु जो है 22 और 23 सितंबर। अगला है, 2 सूचियाँ दी गई हैं, यहाँ पे कुछ आंदोलन है और किसे संबंधित रहे। बारदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित रहा है। तो 2, भारतीय किसान संस्थान की स्थापना एन.जी. रंगा के द्वारा की जाती है, एन.जी. रंगा के द्वारा की जाती है, जबकि बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। तो यहाँ पे बी वाला जो है आपका 4 हो जाएगा। बंगाल प्रजा पार्टी देखिए 1929 में फजलुल हक ने प्रजा पार्टी, जो बाद में बंगाल प्रजा पार्टी बन जाती है, स्थापना की थी, तो फजलुल हक। 3 से मिलाइए, बकास संघर्ष, ये आपका बिहार का बकास संघर्ष जो है, या बकास मतलब होता है स्वयं खेती की भूमि, ये इसका संघर्ष स्वामी श्रद्धन सरस्वती से संबंधित है, तो यहाँ पे 1 से मिला देंगे, तो 2-4-3-1 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालाक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए क्रिप्स प्रस्ताव कब का है, क्रिप्स प्रस्ताव आपका 1942 का है, 1942 का है। अगस्त प्रस्ताव 1940 का है। CR फार्मूला जो है 1944 का है, और वहीं बेबल योजना 1945 का है। तो आप क्रम लगा लीजिए, अगस्त प्रस्ताव 2, फिर आपका क्रिप्स मिशन आ जाएगा 1, फिर आपका CR फार्मूला 4, और फिर बेबल योजना 3, तो 2-1-4-3 बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए नीचे दिए गए कोट्स की सहायता से सही कथनों का चुनाव कीजिए। 3 कथन है। पहला, अग्नेय चट्टानें सामान्यतः रवेदार होती हैं, सही है। अग्नेय चट्टानें, इसका उदाहरण है आपका ग्रेबो, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैग्मेटाइट। वहीं परतदार चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, सही है। जो आपकी अवसादी चट्टान होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक के जो उदाहरण हैं बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल, कॉन्ग्लोमेरेट, सिल्ट, कोयला इत्यादि हैं।
तो पहला सही है, दूसरा सही। तीसरा, रूपांतरित चट्टानों मतलब मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण अग्नेय तथा परतदार चट्टानों के रूपांतरण से होता है, ये भी कथन सही है। इसके उदाहरणों में नीस है, सिस्ट है, स्लेट है, संगमरमर है, सर्पेटाइन इत्यादि हैं। तो यहाँ पे 3 के तीनों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, ये कथन आपका सही है, 10 से 17 दिसंबर 2023 के मध्य में, ठीक है। दूसरा, उत्तर प्रदेश 25 स्वर्ण सहित कुल 62 पदक प्राप्त कर पदक तालिका में दूसरे स्थान पर था, ये कथन सही है। पहले स्थान पर कौन था? पहले पे हरियाणा था, कुल 105 पदक जीता था उसने। उत्तर प्रदेश ने 62 पदक जीते हैं, तमिलनाडु ने 42 पदक जीते हैं, वो तीसरे स्थान पर था, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने 25 स्वर्ण, 23 रजत और 14 कांस्य जीते हैं। तो यहाँ पर आपका 2 के दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, 2 सूचियाँ दी गई हैं, अग्रणी उत्पादक देश और पदार्थ। कोटे डी आइवरी ये कोको के लिए अग्रणी है, भारत जो है दूध के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका मक्का, चीन जो है आपका मूंगफली। तो आपका 2413 आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको की सीमा बनाती है? तो रियो ग्रांडे नदी ये यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है। अगला है, व्यास सम्मान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 33वां व्यास सम्मान हिंदी लेखक ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया? नहीं, ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां दिया गया था 2022 में, 32वां दिया गया था 2022 में। किस रचना के लिए? इनकी रचना थी उपन्यास पागल खाना के लिए। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, यह पुरस्कार कृति यादें और यादें के लिए दिया गया है। जो व्यास सम्मान, जो 33वां व्यास सम्मान है वो सही है कि जो दिया गया है लेखिका पुष्पा भारती को उनकी कृति संस्मरण जो है यादें और यादें के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला गलत है, दूसरा सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से देश भूमध्य सागर की सीमा या मेडिटेरियन जो सी है की सीमा पर अवस्थित है? देखिए, अल्बानिया तथा क्रोशिया ये हैं, लिथुआनिया तथा लटाविया ये बाल्टिक सागर के तट पर हैं, साइप्रस तथा लेबनान ये भी हैं, तुर्की तथा पोलैंड, तुर्की तो है परंतु पोलैंड नहीं है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला है, कथन कांड का प्रश्न है, प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं, सही है। ये निम्न तापक्रम को सहन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो इनके लिए जो उचित जो तापक्रम होता है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे नीचे के तापक्रम पर ये मर जाते हैं, बहुत अधिक गर्मी में भी ये मर जाते हैं, ठीक है। अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तभी मर जाएंगे। तो कथन कांड यहाँ पर सही है और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। केंद्रीय बजट के अंतर्गत राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? तो ये जो है राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। कथन कांड का प्रश्न है कि विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से, उष्ण मरुस्थल की बात करें, मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, उष्ण भी होते हैं, शीत भी होते हैं। उष्ण मरुस्थल 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर अवस्थित होते हैं। जैसे सहारा मरुस्थल देखिए अफ्रीका महाद्वीप में आपको पश्चिमी छोर पर मिलेगा, ठीक है। आप भारत में ही देख लीजिए, आपका थार का मरुस्थल पश्चिमी हिस्से में मिलेगा। कारण क्या है? व्यापारिक पौने जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती जाती है। तो यहाँ पर कथन कांड दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? पहला, वेद त्रय के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद आते हैं, नहीं। वेद त्रय में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आता है, अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है, तो पहला कथन गलत है। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित, ये सही है। तो यहाँ पे पहला गलत है, दूसरा सही है, तो सही वाला पूछा है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं में से या निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? पहला, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक मृदभांड है, ये कथन सही है। दूसरा, मूर्ति पूजा का आरंभ आर्यकाल से होता है, यानी पूर्व आर्यकाल से होता है, तो यहाँ पे पहला सही दूसरा गलत है, इसलिए यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। हमास द्वारा इजराइल पर अक्टूबर 2023 में किए गए हमले को हमास द्वारा क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। जबकि जब इजराइल ने हमास पर हमला किया रिवर्स में, तो उसका नाम दिया था ऑपरेशन आयरन शोल्डर्स। और इन दोनों के युद्ध के दौरान भारत ने अपने नागरिकों को इजराइल से निकालने के लिए जो अभियान चलाया था उसका नाम क्या था? ऑपरेशन अजय, ठीक है, ऑपरेशन अजय। वहीं ऑपरेशन कन्विक्शन क्या है? ये उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा चलाया गया अभियान था। किस लिए? प्रमुख अपराधों में शीघ्र जांच एवं न्याय दिलाने हेतु चलाया गया अभियान था। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, किस अभिलेख से ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमिदान दिए जाने का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है? तो ये आपका नानाघाट अभिलेख में मिलता है, ठीक है। इस लेख को सातवाहन वंश के शासक सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका ने उत्कीर्ण करवाया था। मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया? कुल 7 श्रेणियों में। तो यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। ये 7 श्रेणियाँ क्या हैं? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद।
अगला है, दो सूचियाँ हैं, नगर और किस नदी के किनारे है। पेरिस नगर जो है, पेरिस फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है, ये सीन नदी के किनारे है। 4 से मिलाइए। किंशासा, किंशासा किसकी राजधानी है? तो जो किंशासा है ये कांगो जायरे, अफ्रीकन देश कांगो जो देश है उसकी राजधानी है। तो ये जायरे नदी के किनारे है। तो यहाँ पे 3 से मिलाइए। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। बैंकॉक जो है ये थाईलैंड की राजधानी है। ये चायो फ्राया नदी के किनारे है। 2 से मिलाइए। अससियन, अससियन जो है ये आपका पराग्वे की राजधानी है। पराग्वे की राजधानी और पराग्वे नदी किनारे है। तो 1 से मिला दीजिए। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देश और लौह लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र। देखिए कजाकिस्तान में करागांडा है, सही है। यूक्रेन में क्रिवाई राग है, सही है। नारमेंडी जर्मनी में नहीं है। जो नारमेंडी है जर्मनी में नहीं बल्कि फ्रांस में है। तो यहाँ पे सी वाला गलत है। और पिरेनीज जो है ये फ्रांस में है। एपेनीज इटली में है। एलिफेंटा के गुफा मंदिरों के निर्माण में किस वंश के शासकों ने योगदान दिया था? तो ये राष्ट्रकूट शासकों ने इसके निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है। और यहाँ के जो मंदिर हैं मुख्यतः वो शैव धर्म से संबंधित हैं, जो गुफा मंदिर हैं। अगला है, शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था में तांबे के दाम और चांदी के रुपए का विनिमय दर कितना था? तो तांबे के 64 जो सिक्के होते थे वो चांदी के एक सिक्के के बराबर होता था। मतलब तांबे का जो दाम था वो 64 और चांदी का 1। तो यहाँ पे 64 रेशियो 1 हो जाएगा। मुगल शासक या मुगल काल में अकबर के शासनकाल के दौरान किस विद्वान ने राज तरंगणी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? शाह मोहम्मद शाहबादी ने बहर उल अशमार के नाम से, बहर उल अशमार के नाम से राज तरंगणी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अगला है, निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ये सब विदेशी आक्रमणकारी हैं। तो देखिए इनमें सबसे पहले आपका कौन सा आता है? महमूद गजनबी 999 से 1027 के बीच में। इसके बाद महमूद गजनबी के बाद जो है आपका मोहम्मद गोरी 1175 करीब में। तो 3। फिर इसके बाद चंगेज खां है। चंगेज खां 1221 के करीब में आता है, 1200 तो 1। फिर तैमूर आता है 1398 में, 4। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। मई 2023 में सेल के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सेल के चेयरमैन के रूप में जो है अमरेंदु प्रकाश को नियुक्त किया गया। जबकि मनोज यादव जो है रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। एमयू नायर ये नए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक हैं। पीएम प्रसाद ये कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है, सीएमडी हैं। अगला है यहाँ पे कथन का अंक का प्रश्न है, भक्तकालीन संत और उनका जन्मस्थान। दादू का जन्मस्थान कहाँ पे? गुजरात के अहमदाबाद। 3 से मिलाइए। मलुकदास कड़ा कौशाम्बी। कबीरदास बनारस। 4 तुलसीदास बांदा। 2 तो आपका 3 1 4 2, 3 1 4 2 ए ऑप्शन हो जाएगा, ए विकल्प। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई के लिए होता है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई को मापता है। समुद्री मील जो है ये नौ संचालन में दूरी की इकाई होती है। सेल्सियस ये उष्मा की इकाई नहीं होती। सेल्सियस जो है ये ताप को मापने का मात्रक होता है, ना कि उष्मा या हीट की। ठीक है। उष्मा का मात्रक कैलोरी या जूल होता है। तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। नीचे दी गई घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707 में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण 1739 में होता है। और वहीं हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब होती है? 1724 में। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? औरंगजेब की मृत्यु होगी, फिर हैदराबाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना होगी। तो 1 4, फिर इसके बाद जो है नादिर शाह का आक्रमण होगा, फिर पानीपत का तृतीय युद्ध होगा। तो 1 4 3 2, 1 4 3 2 सी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? सनई तथा उड़द, मूंग तथा ढैंचा। सनई, देखिए सनई है, ढैंचा है, उड़द है, मूंग है, ग्वार है, लोबिया है, ये सभी के सभी हैं, परंतु गन्ना और गेहूँ नहीं है। यहाँ पे पहला और दूसरा हो जाएगा। अगला है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका पायरेथ्रिन का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? जर्मेनियम और सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है। ये अर्धचालक या सेमीकंडक्टर होते हैं। अगला है, एथिलीन का उपयोग किया जाता है किसमें? कृत्रिम विधि से फलों को पकाने में, निश्चेतक के रूप में करते हैं, पॉलीथीन के निर्माण में करते हैं, मस्टर्ड गैस बनाने में करते हैं। ठीक है। परंतु एल्कोहल के किण्वन में नहीं करते हैं। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? तो आपका तीसरा वाला यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन, लिटमस का उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में किया जाता है, ये कथन सही है। लिटमस लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है, ये भी सही, दो के दोनों कथन सही हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? सब्लिमेशन, मतलब ऊर्ध्वपातन के द्वारा। जैसे कपूर होता है ऊर्ध्वपातित हो जाता है ना, तो वही नेफ्थलीन आपका ऊर्ध्वपातित हो जाएगा और रेत केवल बचेगा। दो सूचियां हैं, राज्यपाल और राज्य। देखिए ये पुराना है, तो इसे हम लोग लेटेस्ट के अनुसार इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, वर्तमान में कहाँ के कौन है, तो देखिए मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश में जो है ये है मंगू भाई पटेल, अभी भी हैं, पहले भी यही थे। ठीक है, वहीं राजस्थान के कौन है? पहले कलराज मिश्र थे, अब हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं, ध्यान रखिएगा। तेलंगाना के कौन है? तेलंगाना के पहले जो है टी सौंदर्या राजन थी, परंतु अब कौन है? अब जिष्णु देव वर्मा है, तेलंगाना के जिष्णु देव वर्मा है। और वहीं पे छत्तीसगढ़ के कौन है? रामेन डेका हैं, तो ये याद रखिएगा। ठीक, अगला है मोहम्मद तुगलक की प्रतीक, यहाँ पे कथन कारण का प्रश्न है। मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई, सही है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। यहाँ पे कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित युग्म से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची और विषय से सही सुमिलित नहीं है? देखिए पहली अनुसूची में क्या है? राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम उनके राज्य क्षेत्र और उनके विस्तार को दिया गया है। वहीं तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं। पांचवी अनुसूची में क्या है? इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध नहीं, ये छठी अनुसूची में है। इसके बारे में छठी अनुसूची में, पांचवी में जो है इन चार राज्यों के अतिरिक्त जो अन्य राज्य हैं उन राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। यहाँ पे सी वाला विकल्प सही नहीं। नवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण है। अगला है दो सूचियां हैं संविधान संशोधन के, तो देखिए 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये माल और सेवा कर, मतलब जो जीएसटी आपका आया है उससे संबंधित है, 2 से मिलाइए। 102वां संविधान संशोधन पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग संबंधित है, तो 1 से मिला दीजिए। 103वां संविधान संशोधन आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों हेतु उपबंध से संबंधित है, ये 103वां ईडब्ल्यूएस के लिए, तो 4 से मिलाइए। 104वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 324 में संशोधन संबंधित है, 3 से मिला दीजिए। तो 2 1 4 3 आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, दो सूचियां हैं, देखिए आदिल शाही राजवंश की स्थापना कहाँ पे होती है? बीजापुर में, तो 2 से मिलाइए। ठीक है, और कौन करता है? यूसुफ आदिल शाह करता है। वहीं कुतुब शाही वंश की स्थापना कहाँ पे होती है? गोलकुंडा में। कुतुब शाही वंश की स्थापना गोलकुंडा में होती है, किसके द्वारा? कुली कुतुब शाह के द्वारा। निजाम शाही वंश की स्थापना होती है अहमदनगर में, मलिक अहमद के द्वारा। सरकी शाही राजवंश की स्थापना जो होती है जौनपुर में, 4 से मिलाइए, मलिक सरवर के द्वारा। तो यहाँ पे 2 3 1 4 डी ऑप्शन। अगला है राज्य और उसे लोकसभा में आवंटित सीटों के निम्नलिखित युग्मों से कौन सही सुमिलित नहीं? देखिए महाराष्ट्र को 48 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल 42, आंध्र प्रदेश में 42 नहीं है। देखिए जब तेलंगाना 2014 के पहले नहीं बटा था तब 42 सीटें थी, परंतु तेलंगाना के बटने के बाद आंध्र प्रदेश को 25 सीटें और तेलंगाना को 17 सीटें। आंध्र प्रदेश को 25 सीटें और तेलंगाना को 17 सीटें मिली हुई हैं, तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं, बिहार को 40 सीटें। अगला है संसद द्वारा संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसरण में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के संदर्भ में विधि बनाई गई है? तो ये बनाई है किसमें? अनुच्छेद 324 के खंड 2 में। निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? नीचे दिए कोट सही उत्तर चुनिए। देखिए मीर सैयद अली और अबुद समद ये आपके हुमायूं के काल के थे। ठीक है, अबुल हसन अकारिजा, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बिशन दास, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर माधव, गोवर्धन, ये सभी जहांगीर के काल के हैं। तो यहाँ पर आपका दूसरा और तीसरा पूछा कौन इस काल के हैं ना, दूसरा तीसरा बी ऑप्शन। अगला है राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। पहला है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों संबंधी उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य नहीं माना गया है, बिल्कुल माना गया है। तो पहला सही दूसरा गलत है, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। दो सूचियां फिर से, उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से। राज्यसभा में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व आयरिश गणतंत्र से। 3 से मिला दीजिए। तो 2 1 4
2143 मतलब आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आयोजन इंग्लैंड के ब्लेचले पार्क में किया गया था, सही कथन है ये, बिल्कुल सही है। इसमें भारत, USA, चीन सहित कई प्रमुख देशों एवं यूरोपीय संघ ने हिस्सा लिया था। दूसरा, भारत की ओर से इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लेते नहीं। भारत की तरफ से कौशल विकास एवं उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पार्टिसिपेट किया था। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, तो सही वाला पूछा इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों का निर्माण कर सकती है, सही है। दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण कर सकती है, ये भी सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ? तो जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से यह प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये नौपाषाणिक काल का स्थल है। अगला है, भारतीय संविधान के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर अधिकतम 2 वर्ष तक प्रवर्तन में रह सकती नहीं, अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकती। तो पहला कथन गलत है। दूसरा, इस उद्घोषणा के 1 वर्ष से आगे प्रवृत्त रहने के लिए आवश्यक है कि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि उस राज्य में निर्वाचन कराने में कठिनाइयों के कारण ऐसा किया जाना आवश्यक है, मतलब कि वो जो राष्ट्रपति शासन उसको बढ़ाना आवश्यक है। तो यहाँ पे पहला गलत, दूसरा सही है। पूछा सही कौन सा है, तो दूसरा वाला, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, जबकि दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करता है या कराता है, मतलब जांच करता है। ये कथन आपका सही है पूरी तरीके से। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाने से कम 21 दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है, नहीं 14 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व है। तो पहला सही, दूसरा गलत है, ठीक है। सही कौन सा है? पहला। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो देखिए, पहला जो आपका बौद्ध संगीत होती है, पहली जो होती है वो कहाँ पर होती है? राजगृह या राजगीर में, अजातशत्रु के शासन काल में, ठीक है। राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में, तो पहले 2 आएगा। फिर इसके बाद वैशाली में होती है, कालाशोक के शासन काल में वैशाली में होती है, तो 1। फिर इसके बाद पाटलिपुत्र में होती है तीसरी, अशोक के शासनकाल में 4। सबसे लास्ट में जो है कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में होती है, कुंडलवन आपका कश्मीर में है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। देखिए, इन चारों में से 3 जो है आपका बिहार में, बल्कि जो चौथा है वो आपका बाहर होता है, बिहार के बाहर कश्मीर में। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित दिवसों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को होता है, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को, विश्व शहर दिवस जो है ये 16 अक्टूबर को नहीं होता है, बल्कि ये 31 अक्टूबर को होता है, ठीक है। देखिए, एड्स दिवस जो 2023 की थीम क्या थी? लेट कम्युनिटीज लीड। विश्व मधुमेह दिवस की थीम क्या थी? एसेस टू डायबिटीज केयर। वहीं विश्व शहर दिवस की थीम क्या रही है 31 अक्टूबर की? फाइनेंशियल सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल। वहीं विश्व पोलियो दिवस ये 24 अक्टूबर को होता है, मनाया गया। थीम क्या थी 2023 में? ए हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं, दर्शन और मोक्ष प्राप्त करने के तरीके। न्याय दर्शन में क्या है? तार्किक चिंतन की बात की गई है 4। मीमांसा दर्शन में वैदिक अनुष्ठान की बात की गई है। सांख्य दर्शन में वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण की बात की गई है, और वेदांत दर्शन में आत्मज्ञान की बात की गई है। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 बी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है, सही है, अनुच्छेद 14 के खंड 1 के अनुसार, ठीक। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की जांच केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा सकती है, नहीं। देखिए, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 के खंड 2 के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी है, और ये दी है तो क्या दी है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन सही है, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपबंधित है कि संघीय मंत्रिपरिषद के प्रत्येक मंत्री और महान्यायाधीश को संसद के किसी भी सदन में बोलने और उसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? अनुच्छेद 88 में, 88 में है, 88 में। 85 में क्या है? 85 में है संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन के बारे में। 86 में सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति के अधिकार के बारे में। 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण के बारे में।
अगला है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन या से कथन सही है। दो कथन है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाती है, नहीं, राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है आर्टिकल 108 के तहत। ठीक है, तो पहला गलत है। दूसरा, संयुक्त बैठक बुलाए जाने के पश्चात लोकसभा का विघटन हो जाने पर भी ऐसी बैठक हो सकती है और उससे संबंधित विधेयक पारित हो सकता है। तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। यहाँ पे बी विकल्प हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। जोश मलिहाबादी, रघुपत सहायक फिराक की गोरखपुर के थे, परंतु इनकी कर्मभूमि आपकी इलाहाबाद थी। तो यहाँ पे बी वाला सही नहीं। जिगर, मुरादाबाद, चकबस्त, लखनऊ। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2023 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डिन को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। सही है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये दूसरी महिला, नहीं तीसरी महिला है। इसके पहले 2009 में एलिनार ओस्ट्रोम को दिया गया था, 2019 में एस्थर डुफ्लो को दिया गया था। ये तीसरी हैं। यहाँ पे पहला वाला कथन सही, दूसरा गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे दो सूचियाँ हैं सुमेलित करना। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पे, उन्नाव। 2 से मिले ओखला पश्चिम बिहार, ओखला पश्चिम बिहार आपका गौतम बुद्ध नगर। 3 से समस्तपुर पश्चिम बिहार, रायबरेली। 4 से पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार, गोंडा। 1 से मिला दिए, तो 2 3 4 1 बी ऑप्शन। अगला है सहकारी सोसाइटियों संबंधी संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला, संविधान के 96वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 खा जोड़कर उसके अंतर्गत सहकारी सोसाइटियों संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ये कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पे 97वें संविधान संशोधन द्वारा, यहाँ पे 97 कर दिए तो पूरा कथन सही हो जाएगा, इसलिए पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, किसी सहकारी सोसाइटी के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है, इससे अधिक नहीं। यहाँ पे पहला गलत, दूसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, स्थानीय शासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है। दो कथन है। पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 243 ग या 243 सी में दिया गया है, नहीं, ये 243 घ में दिया गया है या आपका डी में दिया गया है, तो पहला कथन गलत हो गया। ठीक है। दूसरा, नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 243 ना या 243 टी में दिया गया है, ये सही है, तो पहला गलत है, दूसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं स्थान और उत्तर प्रदेश के जिले। बटेश्वर आपका आगरा में है, देवास्वरूप बाराबंकी में, जौनपुर में नहीं, तो पहला दूसरा वाला गलत है। शंकिसा फर्रुखाबाद में, बिठूर कानपुर नगर में। जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव पाया जाता है किसमें, ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। ठीक है, ब्रायोफाइटा में संवहन उत्कोच जाइलम तथा फ्लोएम का लगभग पूर्णतः अभाव पाया जाता है। ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का उभयचर या एम्फीबिया वर्ग में ही कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि साबूदाना जो आप खाते हैं, साबूदाना खिचड़ी इत्यादि खाते हैं, साबूदाना का निर्माण किया जाता है किससे, सागोपाम से। सागोपाम जो है इसे साइकस कहते हैं। देखिए, साइकस के तनों से मंड या स्टार्च निकालकर साबूदाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सागो बनाया जाता है, इसलिए साइकस को सागोपाम भी कहा जाता है। जबकि चीड़ के तनों से, चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल बनाया जाता है। भारत में मुख्यतः साबूदाना जो है टपियोका स्टार्च से बनाया जाता है। टपियोका स्टार्च बनाने के लिए कसावा नामक कंद का प्रयोग किया जाता है। अगला है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएं क्या होंगी। निम्न जीवन स्तर, जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर, उच्च आश्रितता अनुपात, आय की विषमता, ये सभी के सभी विशेषताएं जो है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की हैं या लक्षण हैं। यहाँ पे डी विकल्प सही जगह उपयुक्त सभी। अगला है, वर्ष 1999 से 2000 में प्रारंभ राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को प्रतिस्थापित किया गया किसके माध्यम से, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से। कब, जब आपका 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई थी। देखिए, सबसे पहले आपका अप्रैल 1985 में जो है व्यापक फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई थी। इसकी जगह पे बाद में रबी मौसम 1999-2000 से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ की गई। फिर आपका 2016 में आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसके स्थान पर आ जाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। पहला, प्रोटोथीरिया अंडे देते हैं। प्रोटोथीरिया जो होते हैं वो अंडे देने वाले स्तनधारी जीव होते हैं। ये स्तनधारी होते हैं, ध्यान रखिएगा, जैसे उदाहरण के तौर पर एकिडीना और प्लेटिपस हैं। तो पहला कथन सही है। दूसरा, मेटाथीरिया पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते नहीं। जो मेटाथीरिया होते हैं ये अपूर्ण मतलब अल्प विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे कि आपका कंगारू होता है। यहाँ पे दूसरा वाला गलत है। जो यूथीरिया होते हैं, यूथीरिया ये पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे कि आपके मनुष्य। यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि तनाव की स्थिति में हृदय की धड़कन को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा होता है, एड्रीनेलिन होता है। फ्रेंच ओपन टेनिस 2023 का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फाइनल मुकाबले में किससे पराजित कर जीता था, तो ये आपका
कैस्पर रूड को पराजित करके जीता था। देखिए 2024 का भी फ्रेंच ओपन टेनिस हो चुका है, तो हम लोग 2024 के विजेताओं का नाम देख लें तो पुरुष वर्ग में जो है, पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच, पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्कराज जीते हैं। 2024 में पुरुष वर्ग में स्पेन के कार्लोस अल्कराज जीते हैं। वहीं महिला वर्ग में जो है वो इगा स्विटेक, पोलैंड की इगा स्विटेक जीती हैं। देखिए 2023 में भी इगा स्विटेक जीती हैं। इगा स्विटेक 4 बार फ्रेंच ओपन जीत चुकी हैं, 2023 में, 2024 में ये लगातार जीती हैं महिला वर्ग में। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, इंसुलिन के अति स्त्रवण मतलब अधिक स्त्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है, ये कथन सही है। दूसरा, इंसुलिन के अल्प स्त्रवण मतलब कम स्त्रवण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, ये सही। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन एक बजट अनुमान 2023-24 के आवंटन के संदर्भ में सुमेलित नहीं? देखिए ये आपका 2023-24 का पुराना है, तो इसको छोड़ दीजिए। हम लोग नए वाले के हिसाब से इसको देखते हैं, जो 24-25 का जो आपका बजट है उसको। तो 24-25 के बजट में क्या एलोकेशन है उसको एक बार हम लोग देख लें तो चीज़ें सही रहेंगी। देखिए रेल मंत्रालय के लिए जो है आपका कितना है, 2.55 लाख करोड़ रुपए है 2024-25 के बजट में। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए 2.65 लाख करोड़ रुपए है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लिए 2.78 लाख करोड़ रुपए है, तो इतना याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। प्रथम योजना जो है, जो आपकी पंचवर्षीय योजना चलती है उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक, तो ये आपका है, एक सेकेंड, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चलती है। इसी में आपका जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ किया गया था, तो पहला वाला सही है, पहला का पहले से। तृतीय योजना जो है 1961 से 1966, आधारभूत उद्योगों के विकास के साथ कृषि क्षेत्र या खाद्यान्न पर विशेष बल दिया गया था, 2 से मिलाइए। चतुर्थ योजना जो है आपकी 1969 से 1974, ये आपका स्वावलंबन की प्राप्ति, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, स्थिरता के साथ समृद्धि पर आधारित थी, तो 4 से मिला दीजिए। पंचम योजना 1974 से 1979, इसमें वर्ष 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, 3 से मिला दीजिए। तो 1 2 4 3 1 2 4 3 ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन कहाँ पे, जेनेवा में नहीं, इटली की राजधानी रोम में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, तो ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में, तेलंगाना, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रोग और परजीवी में निद्रा रोग का जो परजीवी है ट्रिपेनोसोमा है। मलेरिया का आपका लिस्टमैनिया डोनोवोनी नहीं है, मलेरिया का प्लाज्मोडियम है, यहाँ पे बी वाला सही नहीं। इसमें पूछा सही कौन सा है। ठीक है, तो पहला वाला आपका सही है, निद्रा रोग जो है ट्रिपेनोसोमा सही है, बाकी अन्य गलत है। मलेरिया के लिए जो परजीवी होता है प्लाज्मोडियम होता है यहाँ पे। कालाजार के लिए लिस्टमैनिया डोनोवानी होता है। पायरिया के लिए हिस्टोलिटिका नहीं होता है। जो देखिए एंट अबीबा हिस्टोलिटिका परजीवी है, इससे पेचिस रोग होता है, जबकि पायरिया जो होता है वो एंट अबीबा जिंजीबेलिस परजीवी की वजह से होता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? तो देखिए इसके लिए जो अनिवार्य प्रोटीन है वो फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन होता है। जबकि जो हिमैटिन है, हिमैटिन हीमोग्लोबिन पाया जाने वाला एक लौह यौगिक होता है, और जो एपिडोसाइट है ये एक संयोजी ऊतक है जिसमें वसा संग्रहित होती है। अगला है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन कैसे होता है? तो ये देखिए आपका फुसफुस से रक्त में जाएगा, फुसफुस से रक्त में जाएगा, रक्त से ऊतक में जाएगा, टिश्यू में। 3 2 1 3 ए ऑप्शन। अगला है, निम्न से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? पहला, यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है, सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, सही है। यह एक बंद तंत्र होता नहीं, एक खुला तंत्र होता है, यहाँ पे सी वाला विकल्प गलत है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, सही है। इंडिया अहेड 2025 एंड बियॉन्ड किसकी पुस्तक है? ये बिमल जलान, पूर्व आरबीआई गवर्नर बिमल जलान की पुस्तक है। स्थापना के वर्ष के अनुसार निम्न में को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए इसमें IFCI मतलब भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में होती है। भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना 1955 में होती है। ठीक है, वहीं LIC की स्थापना जो है आपका 1956 में होती है। IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में होती है। तो क्रम लगा लीजिए, सबसे पहले आपका IFCI आएगा 3, फिर आपका SBI आ जाएगा 4, फिर LIC आ जाएगा सबसे लास्ट में
IDB आएगा 2, तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा का पोषण, ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण की प्रतिशत क्या होती है? कम होती है, घटती है, ये घटती है। अगले पोषण पर केवल 10% से जाता है। अगला है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला, यहाँ पे 4 कथन है, यह विश्व का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सही है। यह योजना 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के रांची से प्रारंभ की गई थी, ये भी सही है। यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, नहीं, प्रति व्यक्ति नहीं है, प्रति परिवार है यहाँ पर, ये तीसरा कथन गलत है। चौथा, इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और सामान्य राज्यों की भागीदारी 60:40 के अनुपात में होती है, तो पहला दूसरा चौथा सही है। आगे चलते हैं, यहाँ पे 2 सूचियां हैं, योजना और किस वर्ष प्रारंभ हुई, इन्हें सुमेलित करना है। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001 की है, 4 से मिलाइए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 की है, 3 से मिलाइए। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 की है, 2 से मिलाइए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 की है, 1 से मिला दीजिए, तो 4 3 2 1 4 3 2 1 आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित, तो 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला देखिए, 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 16वें वित्त आयोग हेतु संदर्भ शर्तों की मंजूरी प्रदान की गई, सही है। 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, कौन किए गए हैं? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं, तो पहला सही। दूसरा, 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि के लिए होगी, ये कथन भी सही है। दूसरा, 15वें वित्त आयोग जिसके जो हेड थे या अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह थे, ने अपनी अंतिम रिपोर्ट के माध्यम से 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाली 5 वर्षों की अवधि समेत सिफारिशें की हैं, नहीं 5 वर्ष नहीं 6 वर्ष, ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला विकल्प गलत है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2025-26 तक मानी है, ये सही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत वर्ष 2030 तक भारतीय निर्यात के लिए कितने ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? भारतीय निर्यात के लिए 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का। मई 2023 में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रवनीत कौर, ये इसकी अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला है। इसके पहले कार्यवाहक के रूप में जो थी वो संगीता वर्मा थी, परंतु संगीता वर्मा भी महिला थी, परंतु वो कार्यवाहक अध्यक्ष थी, पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं थी। अगला है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? भारत क्षेत्रफल अनुसार विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, सही है, ये कथन सही है। दूसरा, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का शीर्ष राष्ट्र सबसे बड़ा राष्ट्र है, जनसंख्या के हिसाब से सही है, क्योंकि जो UNFPA की जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 की रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत जो है मध्य 2023 में चीन को पीछे छोड़ करके नंबर 1 पर पहुंच गया है। अगला है, इसकी भूमि की सीमा का विस्तार लगभग 15,100 किलोमीटर, सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता नहीं, अरुणाचल प्रदेश में होता है, तो यहाँ पे डी वाला विकल्प गलत है। संघीय बजट 2023-24 के संदर्भ में सरकार की प्राप्तियों का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो यहाँ पे संघीय बजट 2024-25 को हम लोग देखें, 2024-25 को, क्योंकि 24-25 आ गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए, उधार एवं अन्य देयताओं में जो है आपका 27% है। वस्तु और सेवा कर और अन्य में आपका जो है ये 18% है। इसके अतिरिक्त आपका निगम कर में जो है, निगम कर में आपका 17% है, ठीक है, 17% है। आय कर में जो है आपका 19% है। तो आपका उधार एवं अन्य देयताएं आ जाएगा ए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अन्नाईमुड़ी है, अन्नाईमुड़ी है। ये कहाँ पे है? ये आपका केरल राज्य में है, और ये प्रायद्वीप भारत की सर्वोच्च चोटी है और पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जनसंख्या नियंत्रण संबंधी अवरोधों में से कौन सा या से TR माल्थस द्वारा संदर्भित जनसंख्या नियंत्रण अवरोध है? तो ये 2 अवरोधों की बात करते हैं, प्राकृतिक अवरोध और प्रतिबंधात्मक अवरोध, दोनों की, ठीक है। तो प्राकृतिक में आपका युद्ध, बीमारी, अकाल, भूकंप, बाढ़ तथा अतिवृष्टि है। प्रतिबंधात्मक में नैतिक प्रतिनिधि जैसे संयम, ब्रह्मचर्य, विलंब से विवाह इत्यादि हैं। तो यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इस पूरे प्रश्न को पूरी व्याख्या के साथ देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।